बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रीमियम लॉ विद शाज़िया अंजम। आपका होस्ट फ़ारूक अहमद आज फिर एक मरतबा आपके सामने ये प्रोग्राम लेके हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर जुमेरात की रात को एवरी थर्सडे फ्रॉम 6 to 7 हम ये प्रोग्राम लेके आते हैं। और जैसा आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक जानी पहचानी शख्सियत जो कि कानून की माहिर हैं, जानी पहचानी हैं, प्रीमियम लॉ की प्रिंसिपल सॉलिसिटर हैं और लिंकन इनसे बार भी किया हुआ है, तो उनसे हम मैव गुफ्तगू होने से पहले मैं आपके सामने 2-3 जो हैं सवालात वो रखूँगा कि आज हमने किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। हमारी लाइनें भी खुली होंगी। आपसे गुजारिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपका सवाल हो, आप बेशक टेलीफोन उठाएं और टेलीफोन करें। हमारे जो गेस्ट हैं शाज़िया अंजम, वो आपके हर एक सवाल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ जवाब आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक देंगी इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। जो भी कानून कहता है उसके बारे में जो उनको अल्लाह ने आगाही दी हुई है उस बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगी। तो मैं गुजारिश करूँगा, इस मौके पर मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारी आज की मेहमान शाज़िया अंजम, प्रिंसिपल सॉलिसिटर ऑफ प्रीमियम लॉ सॉलिसिटर्स। शाज़िया जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका प्रोग्राम में बुलाने का। और आपके पास बहुत सारे नए नए अपडेट्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास इश्यूज़ होते हैं जो हमारे इमिग्रेंट से रिलेटेड होते हैं, उनके वीज़ाज़ के मतलब, उनकी अपील्स के मतलब, और उसके अलावा साथ ही साथ ऐसे तमाम इश्यूज़ जो इमिग्रेशन कवानीन कवर नहीं करते उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, ये आपके पास सवालात होते हैं जो कि मैं समझती हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही दिलचस्प भी होते हैं और अहम भी होते हैं, क्योंकि अहम मालूमात लेकर आते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि आपके सवालात और जो हमारे नाज़रीन हैं उनके सवालात का जो जवाबात है ना सिर्फ इमिग्रेशन कवानीन की रोशनी में बल्कि ह्यूमन राइट्स की जो एक यूरोपियन कन्वेंशन है, यूरोपियन रेगुलेशंस हैं, उनके तहत भी हम अपने नाज़रीन को उनका जवाब दे सकें। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है शाज़िया बीबी, वो है चूँकि हमारे पास बहुत क्वेरी आई हैं लास्ट वीक जो हमने प्रोग्राम किया था, उसके बाद जो भी हमारे देखने वाले हैं, हमारे नाजरीन हैं, ना सिर्फ यूके में बल्कि यूरोप से भी हमें बहुत कॉल आ रही हैं और ईमेल आ रही हैं, उनका रिस्पांस मांगा जा रहा है। तो उनकी क्वेरीज ये हैं कि ये जो स्पाउस वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा जी, और उसकी जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, वो मेजॉरिटी लोग वो कहते हैं कि इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप बात करें जी। और फिर इसका जो नेक्स्ट जो रिलेटेड इशू है वो है कि इफ देयर इज एन एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड, इफ वंस द एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड, उसके ऊपर आपकी लीगल एडवाइस क्या होगी, क्या करें? तो आप अपने नाज़रीन को क्या फरमाएंगे? जी नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सब लोगों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आप प्रीमियम लॉ विद शाज़िया अंजम, प्रीमियम लॉ सॉलिसिटर्स के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, जिसमें आपके बहुत सारे ऑफ एयर और ऑन एयर सवालात के जवाब दिए जाते हैं। हाँ, डीएम के प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पर हम आपको ये बताते चलें कि आपको जब भी किसी एडवाइस की ज़रूरत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें गूगल से वेबसाइट को फाइंड आउट करके अपना एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्स बैक करते हैं। और ऐसे तमाम नाजरीन जो लंदन में रहते हैं, लंदन के एप्लीकेंट्स, वो हमारा लंदन में ऑफिस है इल्फर्ड लेन पर, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर आपके इश्यूज़ को समझा जाएगा। जहाँ तक बात है फिनेंशियल रिक्वायरमेंट की स्पाउस वीज़े के हवाले से, तो ये कहना चाहूँगी कि स्पाउस वीज़े की फ़िनांशियल रिक्वायरमेंट बहुत अहम इशू है, क्योंकि अगर फ़िनांशियल रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से आप कंप्लीट नहीं करते डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस उसके साथ प्रॉपर तरीके से अगर आप नहीं लगाते तो आपके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है। और जितनी फ़ीस आपने दी होती है होम ऑफिस की, जितने हेल्थ सरचार्जेस दिए होते हैं, जितनी सोलिसिटर के कॉस्ट आपने दिए होते हैं, जो भी आपका 2000-3000 पाउंड खर्चा आया होता है, वो सारा आपका रायगा जाता है और उसके बाद अपील में भी आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम रह जाते हैं। तो इम्पोर्टेंटली
बेसिकली बस मैं ये कहना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी प्रोग्राम में चलता रहेगा कि फिनेंशियल रिक्वायरमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रीवियस हिस्ट्री देखें, किस एम्प्लॉयर के साथ आपने कितने महीने काम किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपने कंटिन्यूटी के साथ जो 6 महीने काम करना है। इन द मीन टाइम अगर आपका एम्प्लॉयर बदल जाता है या अगर आपके जो वेजेस हैं वो कम या ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसकी बेसिस पर फिर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपकी एविडेंशियल जो रिक्वायरमेंट आपने साथ लगाना है वो पूरी नहीं होती। उस सिलसिले में आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लें और एक स्पेशल उसके अंदर जो एग्जम्पशंस होती हैं जो आप पे अप्लाई हो सकती हैं उसको आप ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका रिफ्यूज हो। इस मौके पे मैं आपको यहाँ रोकूंगा माजरत के साथ। हमारे साथ एक कॉलर है, बड़ी देर से कॉल होल्ड की हुई हमने। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है जनाब? आप सुनाएं, कैसे हैं, क्या सवाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आरिफ ब्लैकबर्न से बात कर रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे बात मेहमान से सवाल करना था ये जी कि मैं 2010 में वर्किंग हॉलीडे मेकर वीजा पर यहाँ आया था। जी। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे भी आए हुए थे। 2011 में मुझे एक बेबी बॉर्न हुई है यहाँ पर। उसके बाद मेरी वाइफ से मेरे ताल्लुकात थोड़े रंजिश पैदा होने की वजह से हम दोनों सेपरेट हो गए थे। उसके बाद वाइफ का पता नहीं किसी के साथ हुकअप हुआ, उससे उसका बेबी भी हुआ, वो ब्रिटिश है। उस बेसिस पर वाइफ को तो राइट टू रिमेन इन दिस कंट्री हुआ है, लेकिन मैं पिछले 2.5-3 सालों से अपने बच्चों से अलहदा हूँ। मेरे बच्चों से कोई राब्ता नहीं है। और आप ये बताएं कि अभी इस वक्त आपका क्या स्टेटस है यहाँ पर? कोई स्टेटस इस वक्त मेरे पास नहीं है। और आपके जो बच्चे हैं उनका क्या स्टेटस है? उनके पास 2.5 years की डिस्क्रिशनरी लीव है। मैंने अपनी वाइफ से काफी कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है कि मुझे बच्चों से राब्ता मिल जाए ये वगैरह। एक और सवाल आपके साथ ये है कि आप पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, आपके पास है या आपकी वाइफ के पास है? वाइफ के पास है। यहाँ पर ये मसला है आपके साथ कि चूंकि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वाइफ के पास है, आपके पास पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपकी जो एक स्ट्रेटजी है, आपके जो एक सर्कमस्टांसिस हैं, वो आपके इमिग्रेशन जो स्टेटस है उसको सपोर्ट नहीं करते। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप फैमिली लॉ या किसी फैमिली लॉयर से आप रब्ता करें। अगर आपने हमसे एडवाइस ऑफर इन डिटेल लेनी हो, आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं। आपको फैमिली लॉ और इमिग्रेशन लॉ दोनों के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को आगे लेकर चलना है। पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चों की पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या रेजिडेंस ऑर्डर के लिए या कॉन्टैक्ट ऑर्डर के लिए आप अप्लाई करेंगे। जब आपके पास कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, उसकी बेसिस पर फिर आपको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिल सकती है अगर आपके पास बच्चों की पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ना होने के बराबर है। ओके, नहीं लेकिन पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो करना पड़ेगा या कॉन्टैक्ट ऑर्डर के लिए करना पड़ेगा? मुझे किसी ने बताया है कि आपके बच्चों को 7 साल इस मुल्क में नहीं हुए, इस बिहाफ पे आपको तो कुछ स्टे वगैरह नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई कॉन्टैक्ट ऑर्डर मिलेगा या कुछ भी। अगर आप कहीं गए तो आपको आपके खिलाफ ही ये सारी बातें जाएंगी। राइट। अभी सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपका रिलेशनशिप आपको जेन्युइन शो करना है। जेन्युइन रिलेशनशिप आपका बच्चों के साथ है, आपको अपने बच्चों के साथ इंटरेस्ट दिखाना है, ना कि सिर्फ आपको ये शो करना है अथॉरिटीज़ को कि आप वीज़े के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, आप अपने बच्चों के कॉन्टैक्ट ऑर्डर को सिक्योर करें। बच्चों के साथ अगर आपने मिलना है तो आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट ऑर्डर अप्लाई करें। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली फिर आप पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अच्छे हैं। अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अच्छे नहीं हैं और आप जॉब नहीं कर रहे तो फिर आप सिर्फ कॉन्टैक्ट ऑर्डर की बेसिस पर ही अपना इमिग्रेशन स्टेटस को रेगुलराइज करेंगे। क्योंकि आपके यहाँ पर फैमिली लाइफ है, आपके यहाँ पर बच्चे हैं, तो इसकी बेसिस पे आप अपने इमिग्रेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको एडवाइस चाहिए जरूर कंट्रोल रूम से मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसके लिए आपको एक डिटेल एडवाइस चाहिए, तो उस डिटेल एडवाइस के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप कंट्रोल रूम से हमारा नंबर ले लें और कंट्रोल रूम से रब्ता करें, और फिर अगर चाहें तो अपॉइंटमेंट ले लें और शाजिया बीबी के साथ ऑफ एयर जो है वो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। जी, तो चलते हैं हम हमारे जो पहला हमने टॉपिक शुरू किया है स्पाउस वीज़ा एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रेगुलराइज शो करें कि आप पिछले बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि 6 महीने की वेजेस स्लिप हर हाल में उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री है।
6 महीने की वेजेस स्लिप सिर्फ उसी सूरत हाल में आपको शो करनी होती है जब आप एक एम्प्लॉयर के साथ प्रॉपर आप 18,600 पाउंड के हिसाब से 6 महीने आप काम करते रहे हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट में वेजेस स्लिप्स जाती रही हैं। तो उसकी बेसिस पर फिर आप जो है ना वो नाजरीन को बताती चली जाऊं कि उसकी बेसिस पे आपके वो 6 महीने कंसीडर होंगे। लेकिन अगर आपका उसके दरमियान कोई ब्रेक आ गया है, आपका एम्प्लॉयर चेंज हो गया है, आपकी जो सैलरी है वो कम या ज़्यादा हो गई है, या आपकी सिक लीव है, या आपकी मैटरनिटी लीव है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर ये होता है कि आपको बहुत दफ़ा इस तरह से है कि आपको 12 महीने की वेजेस स्लिप, पिछले 12 महीने की वो कंसिडर करते हैं आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपके सर्कमस्टांसेस कि पूरे आपने 12 महीने में 18,600 पाउंड को मीट किया था या नहीं मीट किया था। हर एक सिचुएशन के डिफरेंट प्रोस एंड कॉन्स हैं, हर एक सिचुएशन की डिफरेंट आउटकम्स हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि जब भी आप स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन डालें, एक दफ़ा आप सोलिसिटर से अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करवाएं, आप उनसे एडवाइस ज़रूर करें, उसके बाद बेशक आप खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें और अप्लाई कर लें। जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम जी, मैं तैमूर बोल रहा हूँ लंदन से। जी फरमाएं, क्या सवाल क्या है आपका? जी मेरा बेसिक सवाल लॉन्ग टर्म यहाँ पे 10 साल गुजार लेता तो उस पे अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा ऊंचा बोलें। हमें जी अभी आवाज ठीक आ रही है? जी आप ठीक है जी। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मुझे यानी अगर कोई इंसान 10 साल यहाँ से पे गुजारता है तो उसमें कोई मेरा जो केस है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन थी, तो मैंने उसके बारे में पूछना था आपसे। 10 साल आपने यहाँ पर आप लीगल तरीके से आपने गुजारे हैं या आप उसमें ओवरस्टेयर हुए हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच की इमिग्रेशन लॉ की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा बताएं आप। नहीं, मेरे अभी 10 साल नहीं हुए, मुझे 8.5 years हुए यहाँ पे। और प्रॉपर लीगल वे से आप यहाँ पर रह रहे हैं, कोई आपकी कंटिन्यूटी ब्रीच नहीं हुई, आप ओवरस्टेयर नहीं हुए? उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि 2013 में मेरा PSW खत्म हुआ था जी। तो उसके बाद मैंने FLR अप्लाई किया था क्योंकि मेरा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था जो पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं था, लेकिन इनिशियली एट द एंड जी। और वो आपका एक्सेप्ट हो गया था या रिफ्यूज हो गया था? नहीं, वो रिफ्यूज हो गया था। और उसके बाद फौरन आपने अपने आप को रेगुलराइज किया था, मतलब या आपके? हाँ, इसके बाद मैं वो लिविंग रिलेशन में चल रहा था तो मैंने उसकी बेस पे केस अपना अप्लाई कर दिया था। राइट। अगर तो आप प्रोसेस है, ठीक है, अगर तो आप अपने आप को रेगुलराइज करते रहे हैं, आपकी कंटिन्यूटी ब्रीच नहीं हुई, तो फिर आप जो 10 ईयर की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम अगर कहीं पे जाकर आपके सारे अपील राइट्स एग्जॉस्टेड हो गए हों और आपके पास आपने 28 डेज से ज़्यादा का टाइम इस मुल्क में गुजारा हो, आप कहीं ना कहीं आपने इमिग्रेशन रूल को ब्रीच किया हो, कोई ना कोई अगर आपके पास कोई सिविल पेनल्टी या कोई खुदा न खासा क्रिमिनल कन्विक्शन है, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे 10 ईयर रूल की बेसिस पर। लेकिन अगर आप इस तरह से सिचुएशन नहीं है तो फिर आप 10 साल के बाद अपने आप को रेगुलराइज कर सकेंगे, सेटलमेंट के लिए अप्लाई। मैंने एक चीज ये पूछनी थी कि जब मैंने FLR अप्लाई किया था मेडिकल बेसिस के ऊपर जी, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया था, फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया था उस टाइम 14 डेज का टाइम दिया था वेदर यू कैन गो एंड कोर्ट और यू वांट टू डू अ न्यू एप्लीकेशन। तो ये उनका था, लेकिन मैंने उस टाइम पीरियड के अंदर मैंने न्यू एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। जी, अगर ये आपकी सूरत हाल है तो फिर आप आपकी कंटिन्यूटी बाकी थी तो फिर आप 10 साल के रूल पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये जेनेरिक एडवाइस है आपके लिए, स्पेसिफिक एडवाइस के लिए आप किसी भी सोलिसिटर के पास अपने पेपर वर्क जरूर लेकर जाएं, प्रॉपर तरीके से उनके साथ इंटरव्यू रखें, आधे घंटे का 1 घंटे का, और उसके बाद फिर आउटकम से पता चलेगा कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं। अपरेंटली अगर इफ दिस इज द केस तो फिर आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी, थैंक यू जी। अब शाजिया बीबी, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि रिलेटेड है स्पाउस वीज़ा के साथ। जी जी। और वो है कि इफ़ एन एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड, अगर किसी की स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो उसको आप क्या लीगल एडवाइस करेंगी, व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर तो आपका स्पाउस एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ है
और उसमें आप समझते हैं कि कोई ऐसी लीगल और टेक्निकल वजह है कि जिसकी बेसिस पे अगर आप दोबारा एप्लीकेशन करेंगे वो फिर रिफ्यूज़ हो सकता है, फिर तो आपको अपील पर ही जाना चाहिए और अपील से आप अपने आउटकम ले सकते हैं कोर्ट से। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी कोई उसमें कुछ मिस्टेक थी, कोई जेन्युइन मिस्टेक थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने जो फैसला किया है वो ठीक फैसला किया है, ऐसी सूरत हाल में मेरी आपको ये एडवाइस होगी कि आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें और प्रॉपर तरीके से जो आपसे पहले गलती हुई है उसको आप कवर करके और दोबारा अपनी फ्रेश एप्लीकेशन कर दें। क्योंकि इस तरह से ये होगा कि आपको बहुत सारा, जैसे 1 साल 2 साल लग जाते हैं अपील में, आपको इतना लंबा अरसा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और फ्रेश एप्लीकेशन में हो सकता है कि जब आपने अपनी मिस्टेक्स ठीक कर ली हैं तो आपके एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। तो ऐसी बेसिस पर बेहतर यही है कि फ्रेश एप्लीकेशन करें। जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, फारूक बोल रहा हूँ लूटन से साहब। जी फरमाएं, क्या सवाल किया है फारूक साहब? सवाल ये कि मेरी नीस ने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था अगस्त के पहले हफ्ते में जी। तो उसके बाद कोई 1.5 महीना हो गया, उसका इंटरव्यू हुआ फोन पे, जॉब के बारे में पूछा था उन्होंने, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने वापस भेज दिए थे, तो उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका मतलब एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग थी या आप किस स्टेज पे थे? उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई किया था पाकिस्तान से। राइट, और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भेज दिए थे? जी जी। तो ऐसी सूरत हाल में आपको अभी आजकल जो हो रहा है वो शेफील्ड में डॉक्यूमेंट, स्पॉन्सर जो है वो शेफील्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। अगर शेफील्ड में डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे तो आपके पास ईमेल में सारा प्रूफ होगा, आप उसको फॉलो अप करें, आप शेफील्ड में फ़ोन करें, उनको ईमेल्स करें, उनसे पूछें कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपका रिफ्यूज़ हो गया हो, उसके बाद आपने रिकन्सिडरेशन के लिए डाला हो। शाजिया बीबी, शेफील्ड ये भी नाज़रीन को बता दें कि शेफील्ड होम ऑफिस का ही एक जो सब्सिडरी है वो है जी। क्योंकि पहले ये होता था कि जब आप स्पाउस एप्लीकेशन करते थे तो आप जैसे पाकिस्तान से अगर की है या इंडिया से आपने स्पाउस एप्लीकेशन की है तो वहाँ पर ही सारे कागजात जमा होते थे। लेकिन अभी ये होता है कि आपके शेफील्ड में यहाँ पर उन्होंने एक ऑफिस बनाया है और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप सारे स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप जमा करते हैं और जो आपके एप्लीकेंट है, जो आपका स्पाउस है, जो ओरिजिनल कंट्री में है, वहाँ से सिर्फ वो अपने पासपोर्ट और जो एक टीबी का सर्टिफिकेट होता है या अपने पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें वो वहाँ पर जमा करवाई जाती हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके शेफील्ड में यहाँ पर जमा होते हैं। वो जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है तो वो आपको वापस कर दिए जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जो आप बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, उन्होंने वापस कर दिए, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अब उसके बाद उसकी कंसिडरेशन नहीं करनी। तो बेहतर यह है कि आप उनसे कन्फर्मेशन ले रहे हैं, क्लैरिफिकेशन ले लें, उनको ईमेल करें या अपने सोलिसिटर से बोल लें कि वो उनका ईमेल करें ताकि आपको सही सिचुएशन की समझ लग जाए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपका एप्लीकेशन पेंडिंग भी पड़ा है या नहीं। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत मेहरबानी। तो हम बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल के बारे में, अगर किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज, जैसे ये कॉलर अभी उसी शक्ल में आए हैं, इनका वही सवाल है जी। तो उसके लिए एक तो आपने ये बताया कि वो अपनी एप्लीकेशन डालने से पहले मेक श्योर करें कि किसी एक्सपर्ट की लीगल एडवाइस ले लें जी, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हों, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो साथ अटैच करें। और आजकल जो भी स्पाउस एप्लीकेशन जा रही है उनके डॉक्यूमेंट कहाँ, वो शेफील्ड में आपने गुजारिश की है कि वहाँ आप सबमिट करने पड़ते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लोग पूरी कर लेते हैं, एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट पूरी है, स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट पूरी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से एविडेंस किस ऑर्डर में लगानी है, एविडेंस के कौन कौन से आपको जो है सोर्सेज चाहिए, किस सोर्सेज के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं तो फिर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसकी नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाते हैं और एप्लीकेंट को समझ भी नहीं लगती कि वो क्यों रिफ्यूज़ हुए हैं और बाद में अपील में जाकर भी इसी बेसिस पे उनका अपील भी रिफ्यूज़ हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि बेहतर है कि जो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रॉपर तरीके से उनको सेटल डाउन करना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, चलते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, मैं सनी बोल रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरे को खाली पूछना है। मैं इधर ब्रिटिश पार्टनर है मेरे पास और हम लोग कंटिन्यू
से साथ में है, और मेरी पार्टनर है वो फुल टाइम काम करती है, उसकी वेजेस तकरीबन 14,000 पाउंड के आसपास है पर ईयर। वो कंटिन्यू एक ही जगह काम कर रही है, और उसके पास सेविंग भी है तकरीबन 30,000 के आसपास। और मेरी जो मदर इन लॉ है उसको डिमेंशिया है, तो उसको मतलब डिसेबिलिटी अलाउंस नहीं मिलता, तो वो मतलब ऐसे एक तरह से बीमार है कि वो फूल जाती है, कुछ ऐसी बीमारी है। आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं? हम 4 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन मेरा और आपने पहले कभी अपना एप्लीकेशन होम ऑफिस में डाला है? जी नहीं, मैंने कभी नहीं अपना एप्लीकेशन डाला। अगर आप 4 साल से इकट्ठे रह रहे हैं तो उसकी बेसिस पे आप पार्टनरशिप की एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उसमें अगर आपके 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट में कोई कमी बेशी भी है, फिर भी वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि आपका ह्यूमन राइट बनता है, आपका FLR जो पहले FP एप्लीकेशन होता था, अभी तो उन्होंने FLR HR कर दिया है उसको ह्यूमन राइट्स की बेसिस पर, तो उसकी बेसिस पे आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है आपने शायद पिछले प्रोग्राम्स में कहीं 2-4 प्रोग्राम पहले भी मैंने क्वेश्चन किया था। आपको पिछले प्रोग्राम में भी फोन किया था। मेरे को खाली आपसे 2 क्वेश्चन करना है। एक, अगर आपको मुझे आपसे मिलना हो तो मैं कैसे मिल सकता हूँ, और दूसरा, क्या ये जो मेरी मदर इन लॉ है, क्या ये इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल इसमें हमारे लिए साबित हो सकता है? नहीं जी, ये आपके लिए जो है ना एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस के लिए आप अपनी मदर इन लॉ के सर्कमस्टांसिस को यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जहाँ तक आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने की है, वो आप कंट्रोल रूम से हमारा नंबर ले रहे हैं, आप ऑफिस में कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप लंदन के करीब हैं तो लंदन में बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। मैनचेस्टर के करीब त्रीन एरिया में रहते हैं तो आप यहाँ के ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं, तो डिटेल से बाद में आपसे बात हो सकती है। जहाँ तक आपकी मदर इन लॉ की बात है, मदर इन लॉ के जो सर्कमस्टांसिस हैं वो आपके केस में स्पेशल सर्कमस्टांसिस नहीं है, क्योंकि आप अगर पार्टनर की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप इकट्ठे जो रह रहे हैं 4 सालों से, आपको वो सारे प्रूफ, एविडेंस, कोरिस्पोंडेंस जो आपके एड्रेस पे आती हो वो लगाने पड़ेंगे, और उसकी बेसिस पर आप अप्लाई करेंगे। जी, तो इसमें मेरा चांसेस अच्छा बनता है या मुझे अप्लाई करना चाहिए? ये जजमेंट तो होम ऑफिस नहीं करनी है। आपके केस में कितने चांसेस हैं, जो आपके इस वक्त सर्कमस्टांसिस हैं, जो आपके रियलिटी में सर्कमस्टांसिस हैं, उसके हालात के मुताबिक आपके लिए बेस्ट यही है कि आप अपने ह्यूमन राइट्स की बेसिस पर एप्लीकेशन डालें, क्योंकि आप अंडर इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन में क्वालिफाई नहीं करते, और अगर आप FLR M एप्लीकेशन डालेंगे तो वो आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अपना ये ह्यूमन राइट के बेसिस पे एप्लीकेशन डालें। उसमें अभी भी कानून में ये शिक मौजूद है कि आपको उसकी बेसिस पे एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल हो सकता है। मेरा ख्याल कॉलर ड्रॉप हो गए हैं जी, तो आप चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, चूँकि टाइम बड़ा मुख्तसर होता है शाजिया बीबी, और आपके पास सवालात की एक बुछाड़ है, और कॉलें जो हैं वो फुली लाइन पे लगी हुई हैं, तमाम कॉलें जो हैं ब्लॉक हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम कॉलर्स को एंटरटेन भी करें, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉल्स हैं उनका जवाब भी देते चलें। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, फरमाएं कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या सवाल क्या है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि मैं 2010 में आया था स्टूडेंट वीजे पे जी जी, और फिर मैंने इधर एक्सटेंशन आके करवाई 2012 में, वो भी स्टूडेंट पे। फिर मुझे वीजा मिल गया, फिर मैंने वो खत्म हुआ, फिर स्टूडेंट एक्सटेंशन कराई 2015 में। तो जब मैंने वो भेजा था अपना क्या कहते हैं वीजा, तो उसी दौरान मैंने शादी कर ली। तो उसमें मैंने लिखा था मेरा लाइफ पार्टनर भी मेरा किसी के साथ है रिलेशनशिप। जी, अभी आपका क्वेश्चन क्या है, अगर आप बताएं अभी आपका क्या इशू है, क्या सवाल है? अरे इस्लामी मैरिज हम नहीं मानते ना, हमने वो की, हम इकट्ठे रह रहे हैं तकरीबन 1.5 ईयर हो गए। तो हमारा बेटा भी एक हो गया मेरा, तो हम इकट्ठे भी रह रहे हैं एवरीथिंग थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था मुझे। तो मेरी अपील चल रही है अभी। राइट,
अगर आपकी अपील कोर्ट में चल रही है तो उसकी आप अगेन आपका केस बहुत वीक है, आपके केस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ना ये इमिग्रेशन रूल्स में आपकी एप्लीकेशन आ रही है और ना ही ये ह्यूमन राइट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी कोई रीज़न शो कर रहे हैं, अनलेस अनटिल कि आप ये शो कर सकें कि अगर आपको अपने कंट्री में वापस भेजा जाता है, आपके होम कंट्री में वापस भेजा जाता है, तो वहाँ पर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा और आपको वो वहाँ पर नेसेसरी सहूलियात मुयसर नहीं होंगी, या वहाँ पर वो आपको जो है वो लाइफ उस हिसाब से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता, या वहाँ पर ऐसी कौन सी आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप उधर नहीं रहना चाहते। अगर आप ये शो कर सके तो फिर आपकी हो सकती है अपील सक्सेसफुल हो सके, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी आप के ऊपर सर्कमस्टांसेस अप्लाई नहीं होते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आपकी अपील विन नहीं हो सकती। तो मेरी वाइफ इधर है, अब बेटा हो गया, अभी सारा कुछ है। देखिए यहाँ पर जब आप आते 8 इयर्स हो गया मुझे इस कंट्री में। कितने साल हो गए? 7 इयर्स हो गए तकरीबन। 7 इयर्स आपको हो गए, लेकिन आपके बच्चे को यहाँ पर पैदा हुए अभी 7 इयर्स नहीं हुए हैं। जब तक आपके बच्चे को यहाँ पर इस कंट्री में 7 इयर्स नहीं हो जाते, आप इमिग्रेशन रूल्स के अंडर नहीं आते। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, अगर उसमें कुछ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 3 इन्वॉल्व है जिसमें आपको डिग्रेड होने के चांसेस हैं, अगर आप वापस जाते हैं आपको प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आपको नहीं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है वो ब्रिटिश है, वो ब्रिटिश है। अभी आपने बोला कि आपके बेबी को पैदा हुए कितने साल हुए? वो उसको तकरीबन 6 वीक हो गए हैं, लेकिन वो ब्रिटिश है, उसका पासपोर्ट बन भी ब्रिटिश है। राइट अगर आपका जो बच्चा है वो ब्रिटिश है तो उसकी बेसिस में आपके चांसेस ऑफ सक्सेस काफ़ी हाई हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी गई है। अगर आपके लॉयर ने एप्लीकेशन आपकी डाली है डेरिवेटिव राइट्स की बेसिस पे, जिसमें ये होता है कि आप अपने बच्चे को काफ्टर करना चाहते हैं। जी, लाइफ पार्टनर पे डाली। अगर आप बच्चे की बेसिस पे अपना केस डालते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है कि आप अपनी अपील विड्रॉ करें और उसके बाद फ्रेश एप्लीकेशन करें बच्चे की बेसिस पे। बिल्कुल सही है, आप अपनी फ्रेश एप्लीकेशन डालें, आपके लिए यही बेहतर है। पहली एप्लीकेशन आप विड्रॉ करें और दूसरी एप्लीकेशन डालें ऑन द बेसिस ऑफ योर चाइल्ड, बिकॉज योर चाइल्ड इज ए ब्रिटिश नेशनल। ओके, मेरा ख्याल है मेरी उनके जो पहले बच्चे हैं ना मेरी वाइफ के, वो भी ब्रिटिश है, हमारे पास सारे ब्रिटिश हैं टोटल, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरी वाइफ भी ब्रिटिश ही है। जी ठीक है, आपका सवाल हमारे पास आ गया है। यही रेमेडी है आपके, आपको जो लीगल एडवाइस दी गई है ये ऑन एयर हम इतना ही बता सकते हैं। अगर हाँ, इससे ज़्यादा अगर आपको कोई लंबी चौड़ी एडवाइस चाहिए और फुल डिटेल अगर आपको कुछ कंप्रीहेंसिव एडवाइस चाहिए तो आपको कंट्रोल रूम से हमारा नंबर आप ले लें और आप प्रीमियम लॉ विद शाजिया अंजम, जो हमारा ऑफिस है प्रीमियम लॉ का, उधर कांटेक्ट करें, फिर वहाँ से आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी और वहाँ आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। शाजिया भी आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है फैमिली लॉ एंड चाइल्ड कॉन्टैक्ट मैटर्स। जी, फैमिली लॉ के अंदर चाइल्ड कॉन्टैक्ट मैटर मैंने इसलिए रखी हैं कि जो लास्ट हमने प्रोग्राम किया उसके बाद मैं कहना नहीं चाहता था, मुझे चूँकि आई एम प्रीवी टू सर्टन मैटर्स के आज आप अदालत गई हुई थी, कोर्ट में थी आप, और इसी फैमिली लॉ और चाइल्ड कॉन्टैक्ट मैटर के ऊपर ही आपने कुछ वहाँ कोर्ट्स के जो केस लेके गई कस्टडी, इसमें कस्टडी भी थी। मैं होते हैं और बहुत सारे इश्यूज आगे बढ़ने से पहले हम एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से आप और आपका सवाल क्या है? जी, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्वेश्चन क्या है आपका? इशू क्या है? कि मेरे पास इंडेफिनिट है जी, और मेरी बच्ची है ब्रिटिश। ओके, और मेरी वाइफ मेरी स्पाउस है। राइट। और रिसेंटली ना वो कैंसर की डायग्नोज हुई है उनको डिजीज। राइट। अच्छा, कैंसर। तो मगर ड्यू टू हर इमिग्रेशन स्टेटस उसको बेसिकली ना पिक मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ओके, आपका सवाल क्या है? एनीवे, मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसी कंडीशन है कि उनका स्टेटस चेंज हो सके? राइट। अभी इमिग्रेशन स्टेटस चेंज हो सके उनको जिससे कितने वो बल्कि क्लेम कर सके कोई? उनको कितने सालों का इस वक्त लिमिटेड लीव टू रिमेन मिला है?
आप बता सकते हैं? स्पाउस भी रिसेंटली हुआ है, लेकिन उनको यहाँ पे आए तकरीबन 7 साल हो गए हुए हैं। राइट, और वो बेनिफिट क्यों लेना चाह रही है? नहीं, उनको कैंसर हुआ है, कैंसर डायग्नोज हुआ है। राइट, तो उसकी वजह से बेसिकली अभी उसमें देखें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा आपका स्टेटस ब्रिटिश है, बच्ची का स्टेटस ब्रिटिश है, बच्ची को तो बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपकी वाइफ का मसला है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई होगी। IEHS तो पे किया था जी, लेकिन उनको कोई हाँ जी वो नहीं मिल रहा कि जो बेनिफिट होते हैं ना। राइट, अभी एग्जैक्ट देखें, बेनिफिट लेने के लिए या बेनिफिट जब ये हुकूमत बेनिफिट देती है उनके लिए उनका एक रूल बना हुआ है, उनके लॉज बने हुए हैं। उन रूल्स को या उस लॉ को आप शॉर्टकट नहीं कर सकते या आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि उनके इलाज की बात है, आप उनका इलाज करवाने के लिए आप जो हेल्थ इंश्योरेंस की है आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। बाद में आपका इलाज फिर भी फ्री होगा। जिस तरह से आप अपना इलाज करवाएंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी वो आप अपने हॉस्पिटल को सारी डिटेल्स लिख कर देंगे और आपके हॉस्पिटल वाले आपकी जो हेल्थ सरचार्जेस की जो कंपनी है जिसने आपको इंश्योर किया हुआ है, वो उनसे आपके इनवॉइसेस या बिल वो पे करेंगे। तो इसलिए आपको इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उनका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं हो सकता, इस बेस के ऊपर तो डिस्कशन नहीं मिल सकती उनको। देखिए, इमिग्रेशन स्टेटस की बात कर रहे हैं। जहाँ तक इमिग्रेशन स्टेटस उनका जिस तरह से जो रेगुलराइज होएगा, अभी इस बेसिस पे कि उनको कैंसर है तो उसकी बेसिस ऐसी कोई बेसिस नहीं है कि जिस पे वो उनको नेशनैलिटी दे दें या उनको सेटलमेंट दे दें। अभी उनके पास लीव टू रिमेन है इस कंट्री में, उनको एक प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सेटलमेंट के लिए इंटाइटलमेंट होंगी। बेनिफिट के लिए जो इंटाइटलमेंट है वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप क्लेम कर सकते हैं और सबके लिए वो बराबर है, उससे किसी की कोई डिस्क्रेशन नहीं है उसमें। जी 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 शाजिया बीबी, तो हम चलते हैं फैमिली लॉ एंड चाइल्ड कॉन्टैक्ट मैटर के ऊपर। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि आप आज जैसे आप कोर्ट में गई हुई थी तो इसी सिमिलर नेचर का एक केस आपने वहाँ डील किया है। बहुत सी क्वेरी आ रही हैं, लोग पूछते हैं कि ये जो डाइवोर्स मैटर हैं, फिर चाइल्ड कॉन्टैक्ट मैटर हैं, फिर जो चाइल्ड कॉन्टैक्ट के अंदर जो रेमेडी है, कोर्ट्स कैसे जो एक मुलाकात है वो कोर्ट के ज़रिए अरेंज की जाती है, उसके अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं। तो जरा नाज़रीन, यहाँ सुपरवाइज बहुत सारे नाज़रीन की क्वेरीज हमें आती हैं जिसमें उनके बच्चों के मसले होते हैं और ये बच्चों का मसला इस तरह का मसला है जो सेंसिटिव है। और इसमें जब कॉन्टैक्ट ऑर्डर का टाइम आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि आपस में जो एक्स पार्टनर्स हैं, स्पाउस हैं, मियाँ बीवी हैं, उनका क्या बिहेवियर रहा है, बच्चों के साथ क्या बिहेवियर रहा है। और कॉन्टैक्ट अगर चाहिए तो उसमें फिर हर चीज़ असेस की जाती है कि ये इनको जो पार्टी कॉन्टैक्ट ऑर्डर मांग रही है उनको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दे सकते हैं या सुपरवाइज्ड कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, या एक टाइम लिमिट फिक्स करेंगे कि वो सर्टन आवर्स के लिए वीकली कोई एक पार्टी मिल सकती है। और एक पार्टी के पास कॉन्टैक्ट ऑर्डर होगा तो दूसरी पार्टी के साथ रेजिडेंस ऑर्डर होगा। अगर माँ अपने बच्चों का रेजिडेंस ऑर्डर चाहती है या कस्टडी ऑर्डर चाहती है तो वो एप्लीकेशन रेजिडेंस ऑर्डर के लिए जाएगी। अगर बाप कॉन्टैक्ट ऑर्डर अप्लाई करना चाहता है तो इन द मीन टाइम जब वो कोर्ट में केस चलेगा तो वो एप्लीकेशन डालेगा अपने कॉन्टैक्ट ऑर्डर के लिए कि मुझे इतने दिनों के लिए बच्चे चाहिए और मैं उन बच्चों की लुक आफ्टर कर सकता हूँ, उनको सर्टन एड्रेस में हम रखेंगे और उनके लिए बाप के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी सर्कमस्टांसिस है जो हर एक के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस है और कॉन्टैक्ट ऑर्डर के लिए बहुत सेंसिटिव सिचुएशंस को डिस्कस करना पड़ता है और बच्चों के इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी जी, मैं सज्जाद बोल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाएं आपका क्या सवाल क्या है? मेरा एक कजन है जी, वो स्टूडेंट वीजे पे आया है तो 1 साल उसने पढ़ा है, तो दूसरे साल की फीस देने के बाद वो कॉलेज बैंकरप्ट होके पूरा स्टाफ ही कहीं गायब हो गया है और होम ऑफिस उसको कहता है कि आप वापस जाओ, तो वो अब फिर दोबारा दाखिला लेना चाहता है तो वो उसके पास सबूत भी नहीं है। वो दोबारा चले कहते हैं कि पहले सबूत ले आओ, तो अभी होम ऑफिस के पास वो भी सबूत नहीं है, तो वो फिर इसमें उसको क्या करना चाहिए जी?
जी आप जी शाजिया बीबी ऐसे देखिए बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें स्टूडेंट्स इस कंट्री में आए थे और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एजेंट्स के हाथों बहुत जलीलो ख्वार भी हुए हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना होने की वजह से उनके जो कैश लेटर है वो रिजेक्ट हो गए, उनके जो लीव है वो कर्टेल होगी, उनको 60 डेज़ का टाइम दिया गया, लेकिन उसके 60 डेज़ के अंदर फिर वो दूसरे कॉलेज वाले भी उनको कैश लेटर ना दे सके, उनको एडमिशन ना दे सके। तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन ये एक ऐसा लूप होल है जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, जिसमें होम ऑफिस वाले जो है वो उनके इख्तियारात में नहीं है कि ऐसे लोगों की हेल्प करें कि जो कॉलेज को पैसे दे बैठे हों और उसके बाद उनको कैश लेटर्स ना इशू हुए हों। तो ऐसी सूरत हाल में अगर तो आपके पास जो स्टूडेंट है उनके पास लीव टू रिमेन है तो वो दोबारा कोई अच्छी यूनिवर्सिटी देखकर किसी सोलिसिटर के ज़रिए उनके एडमिन डिपार्टमेंट को लेटर भिजवा के अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी पॉलिसीज़, उनकी टर्म्स कंडीशंस रखते हैं उसमें वो क्वालिफाई नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली इस सूरत हाल में फिर वो आगे एक्सटेंशन नहीं ले सकेंगे, यूनिवर्सिटी में वो नहीं पढ़ सकेंगे। बेहतर ये है कि वो अपनी कंट्री में वापस जाएँ, वहाँ से जाके दोबारा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और फिर अपनी एप्लीकेशन अपने कंट्री से एप्लीकेशन करें ताकि वो अपनी एजुकेशन को जारी रख सकें। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, मेहरबानी जी शाजिया बीबी। तो आज का जो हमारा आखिरी सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है चेंज ऑफ रेगुलेशंस इन द यूरोपियन कम्युनिटी। यूरोपियन लॉ के अंदर जो रेगुलेशन के जो चेंजेस आई है, चूँकि ये जो ब्रेक्सिट मैटर है इसके इम्प्लीकेशन तो बड़े फॉर रीचिंग होंगे, तो उसके हवाले से आप अपने नाज़रीन को क्या फरमाएंगी, क्या एडवाइस करेंगी? यूरोपियन रेगुलेशंस के हवाले से जिस तरह से अगर आप यहाँ पर हमेशा के लिए, हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में यही कहते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स को सिक्योर करें, फैमिली मेम्बर के रेजिडेंस कार्ड्स अप्लाई करें, अपने बच्चों के रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करें। ऐसे तमाम यूरोपियन नेशनल जो ये सोचते हैं कि जब वो इस मुल्क में आए तो उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि उनको ब्रिटिश सिटीज़न का राइट मिल जाए, कानून बहुत पेचीदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके लिए आप रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और जब 5-6 साल स्कूल में वो एजुकेशन हासिल कर लें, मतलब अपने एक्सरसाइज कर लें ट्रीटी राइट्स को, तो उसके बाद फिर वो अपनी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर ऑलरेडी आपके फैमिली मेम्बर, आपके बच्चे जो यूरोपियन नेशनल थे इस मुल्क में आए हों और उनको आए हुए 6 साल हो गए हों, 6 साल के बाद आप डायरेक्ट अपने आप को रेगुलराइज कर सकते हैं, ब्रिटिश सिटीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस का कार्ड लेने के बाद। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें आपको ये असेस करना है कि जब से आप इस मुल्क में आए तब से लेकर अब तक आप अपने एक्सरसाइज करते रहे ट्रीटी राइट, आप यहाँ पर काम करते रहे, आप यहाँ पर आपके बच्चे एजुकेशन हासिल करते रहे, आइदर वन वे और दी अदर वे, आप अपने आप को यहाँ पर रेगुलराइज करते रहे, तो उस बेसिस पे आप अपनी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने सोलिसिटर से मशवरा करें इससे पहले कि कानून चेंज हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आपको टीवी स्क्रीन पे जो नंबर नज़र आ रहा होगा, अगर आपको किसी किस्म की कोई एडवाइस चाहिए हो, कुछ आपको कुछ डाउट हो किसी पॉलिसी पे, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं या क्लैरिफाई कर सकते हैं। बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट द प्रॉपर एंड एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम सोलिसिटर्स। तो आप कंट्रोल रूम से भी हमारा नंबर ले सकते हैं और वेबसाइट से, प्रीमियम लॉ सोलिसिटर्स की वेबसाइट से भी आप हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन जो अगर आपको स्पाउस वीज़े का मसला है, यूरोपियन रेगुलेशन का मसला है, ह्यूमन राइट का मसला है, तो किसी भी मसाइल की बेसिस पे अपने आप को इस तरह से लीव ना करें कि आप अपने राइट्स को छोड़ दें। अपने राइट्स को एक्वायर करने के लिए सोलिसिटर की खिदमात का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जी, तो शाजिया बीबी ये आखिरी लम्हात हैं। आखिरी लम्हात के अंदर मैं नाज़रीन की खिदमत में यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि हम हर थर्सडे को, एवरी थर्सडे वी आर ऑन एयर विद दिस प्रोग्राम, और हमारी गेस्ट हमेशा की तरह शाजिया बीबी हुआ करती हैं। ये DM डिजिटल का ये एक तुर्रा रहा है, ये डॉक्टर लियाकत मलिक की काविशें, कोशिशें हैं कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों को नॉलेज दिया जाए। लीगल मैटर जो हैं, जो कम्प्लेक्स मैटर हैं, जो कानूनी नकात हैं, उनके हवाले से हम नाजरीन को कुछ
जो हैं वो उनकी नज़र कर सकें, उनकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि आपके जो मामलात हैं उनकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो शाज़िया अभी भी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और आप नाजरीन को बताएं कि आप क्या एडवाइस करेंगी अपने नाजरीन को कि वो अगर कहीं मामलात फंसे हुए हैं, कोई एप्लीकेशन उनकी रिफ्यूज़ हो जाती है या कोई स्पाउस को वीज़ा नहीं मिलता, तो वो क्या करें? जो रेफ्यूजी स्टेटस है वो बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त उस सूरत हाल में है कि रेफ्यूजी स्टेटस के लोगों को जब यहाँ पर रहते हुए 5 साल का अरसा हो जाता है, उसके बाद उन्होंने सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको वो आइदर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्वालिफाई करते हैं, नहीं करते हैं, उसकी बेसिस पे अभी जो नेशनलिटी लॉ है उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, उसमें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। 10 साल आपने कोई इमिग्रेशन रूल ब्रीच ना किया हो, 10 सालों के अंदर आपको सिविल पेनल्टी, जिस तरह से बाज़-औक़ात एम्प्लॉयर्स को सिविल पेनल्टी पड़ जाती है कि आप फ़ाइन दें, आपने इल्लीगल वर्कर रखे हुए थे, तो ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है। सिविल पेनल्टी का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी को टोकन लग गया और आपको सिविल पेनल्टी मिल गई और आपका नेशनलिटी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट्स जो आपकी है, गुड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूटी रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट है, ये सारी देख कर आप अपने आप को रेगुलराइज कराएं, चाहे आप रेफ्यूजी हैं, आप यूरोपियन नेशनल हैं, आपकी ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन है या स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन है। इन तमाम चीज़ों पे बहुत बारीकियों को मद्देनज़र रखें, अपडेट लें और प्रॉपर तरीके से वेबसाइट को चेक करें और उसके बाद फिर आप अपने आप को रेगुलराइज करें, बजाय इसके कि आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें और उसके बाद उसका रिफ्यूज़ल आ जाए विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ज़रूर आप अपना ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह आप कोई भी आपका सवाल हो आप हमसे ऑफ एयर भी बात कर सकते हैं और आपका जो भी एप्लीकेशन है, अगर आपने चेकिंग सर्विसेज आपको चाहिए तो तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। और आपके प्रोग्राम का शुक्रिया। नेक्स्ट वीक में फिर आपसे मुलाकात होगी।